अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ़ार। हमेशा की तरह जनाब हम बात करेंगे इस आने वाले हफ्ते के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि चैम्पियंस कप का आगाज़ हो जाएगा 12 तारीख से। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट पे कुछ बात करेंगे। इंग्लैंड श्रीलंका के टेस्ट मैच पे आज बड़ी मेरी नज़र है क्योंकि श्रीलंका की ये टीम जो कि कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कोई फाइट करेंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच तीसरे टेस्ट में बड़ा शानदार कमबैक किया बल्कि जीत की पोजीशन पर अब से कुछ देर पहले मौजूद थे, बल्कि जीत चुके हैं कुछ अब से कुछ मिनट पहले 8 विकेटों से। जनाब तीसरे टेस्ट में श्रीलंका ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है। बहुत बड़ी कामयाबी है श्रीलंका की, चूँकि इंग्लैंड की ये टीम जो कि बेसबॉल क्रिकेट खेल रही है बहुत ही मॉडर्न डे अप्रोच के साथ, इनको एक बहुत बड़ी टीम तस्वुर की जाता है। श्रीलंका का इनके मुल्क में जाकर इनको हराना आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है और शायद रीसेंट ईयर्स में ये इनकी सबसे बड़ी एक टेस्ट विन भी है। और इसको मैं कनेक्ट करूंगा पाकिस्तान की आने वाली सीरीज़ से जो कि इंग्लैंड के खिलाफ है। तो क्या हम श्रीलंका से इंस्पिरेशन ले सकते हैं? अगर श्रीलंका इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकता है तो क्या हम इंग्लैंड को पाकिस्तान में नहीं हरा सकते? या बांग्लादेश की शिकस्त के बाद ऑल इज़ गॉन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान चाहे तो इंस्पिरेशन ले सकता है। और इसी तरह हम फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त अगेन हमेशा की तरह कप्तानी की तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है। और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान से बाहर थे और जैसे ही ये पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं तो मैंने इनको दोबारा अपने प्रोग्राम मौजूद किया है। वन एंड ओनली कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई। तो इसमें हम बात करेंगे तफसीली और कुछ देर में हमें शायद हाशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे कमर साहब के साथ। बड़ा हैपनिंग किस्म का स्पोर्टिंग सीजन चल रहा है, नेशंस लीग भी चल रहा है, इसी तरह यूएस ओपन खत्म हुआ, इंग्लैंड श्रीलंका और आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का भी टेस्ट मैच था, लेकिन बारिश के बाद उसका खेल मुमकिन नहीं हो सका था। कमर भाई बहुत शुक्रिया। आप जब मेरे ख्याल में कितने महीने पहले पाकिस्तान से गए आप? हाँ, मैं जुलाई में गया था। जुलाई में गए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और बढ़ती गई। हमने देखा, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, और हम बांग्लादेश से हार गए। कमर भाई आपने तो क्या रूट देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का? बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखे हैं और वो दौर जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जैसी मजबूत टीम से भी लड़ जाया करती थी और पाकिस्तान को वहीं से एक बड़ी कंपेटिटिव टीम माना गया। कभी सर आपने सोचा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर वाइट वॉश करके जाएगा? सर ये कितनी बड़ी चीज़ है। मैं तकरीबन 6 महीने पहले सोच चुका था ये। अच्छा, आपके ध्यान में आ गया था? क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त एवरेज टीम भी नहीं है, बिलो एवरेज टीम है। जी जी। न इनके पास बॉलिंग की कम्बिनेशन है, न इनके पास बैट्समैन है। ये कभी कोई स्कोर 50 रन कर देता है, कुछ चीज़। आप बाबर आजम को देख लेना कि पिछला 32 इनिंग्स में एक 50 नहीं है। तो जब बाबर आजम जैसा अच्छा बैट्समैन जब स्कोर नहीं कर रहा हो तो दूसरों की क्या हैसियत है? और दूसरे के जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पर पिछले चंद सालों में, इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। तो मुझे बांग्लादेश से शिकस्त हो गई, तजुब की बात तो मेरे लिए तो नहीं है, हो सकता है आप लोगों के लिए हो। सही कह रहे हैं आप। जो हमने यूएसए से हार गए, अफगानिस्तान से हारे, जिम्बाब्वे से हारे की 16 इनिंग्स होगी थी बाबर आजम साहब की, 8 टेस्ट मैचेस, 50 नहीं है। और कमर साहब से तो मैं तफसीली बात करूंगा। शायद हाशमी साहब बड़े बाखबर रिपोर्टर हैं, इनसाइड न्यूज़ इनके पास होती है। सर बहुत शुक्रिया के लिए एक मरतबा फिर कप्तानी की बाज़गश की तब्दीली और इसी तरह तब्दीली की बाज़गश माफ़ कीजिएगा। और फिर साथ साथ बात हो रही है 22 तारीख को बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, चैम्पियंस कप शुरू होने जा रहा है। सर कोशिश शायद अच्छी है, लेकिन चैंपियंस कप के हवाले से ये दो सवाल। एक तो ये कि टेस्ट फॉर्मेट के बीच में वनडे कप और खिलाड़ियों को दोबारा से एक मूड में जाना पड़ेगा, फिर दूसरे मूड में आना पड़ेगा। दूसरा, कप्तानी के हवाले से जो खबरें हैं तब्दीली की, शायद भाई क्या वाकई तब्दीली होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो कमर भाई को सलाम, ये काफ़ी दिन से गायब हैं, ये विलायत गए हुए थे, अब आ गए, तो बहुत इनको देख के खुशी हो रही है। और जहाँ तक आपने मोड की बात की है तो वाकई अजीब सी बात लग रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लग रहा है टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया कि हमें कोई गर्ज नहीं है टेस्ट क्रिकेट से। 2-0 हम हार गए बांग्लादेश से, हमें आगे 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलने हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है। और हैरानगी मुझे जैसन गैलेस्पी पे भी ज़्यादा है कि वो उन्होंने कोई जोर नहीं दिया कि भाई ये मुझे मेरे टेस्ट क्रिकेट के 15-20 खिलाड़ी आप अलग कर दें उनको चैंपियंस कप से, मुझे वो 15-20 खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए तैयार करने हैं। पहले वो सब वनडे खेलेंगे, फिर उसके बाद जब 6-7 दिन रह जाएंगे तो वो इंग्लैंड का मुकाबला करेंगे टेस्ट मैचों में। हैरानगी की बात है। और ये अभी जो कनेक्शन का कोई वर्कशॉप का आया, तो जब ये उर्दू में आया प्रेस रिलीज, तो मुझे लगा कि जैसे शायद ये कंकशन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है कंकशन के दौर से गुजर रही है, तो उस कंकशन का समझना है कि कंकशन क्यों हो रहा है। तो वो कनेक्शन के ऊपर अगर 2 नुक्ते लगा दे तो शायद कनेक्शन बन जाए। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। और जिस तरह कमर भाई कह रहे हैं कि ताज्जुब की बात नहीं है, ये 2-3 साल से ऐसा लग रहा था कि होने वाला है। और जहाँ तक आपने कप्तानी की तब्दीली की बात की, तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देंगे। और वही एक कंप्रोमाइजिंग तो नहीं, एक सलूशन लग रहा है कि जैसे रिजवान परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, रिजवान के साथ लड़के ताबून करने के लिए भी तैयार होंगे,
मुझे ऐसा लगा जैसे 2 टेस्ट मैचेस मैंने जब कवर किए कि शान मसूद को प्लेयरों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कप्तान। ठीक है। कमर भाई, शायद भाई से भी एक और सवाल करेंगे, लेकिन ये जो उन्होंने बात कंफर्म की और हालात भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 मैचेस में बड़ी बुरी शिकस्त हो गई, 3 उससे पहले थे, चले ऑस्ट्रेलिया में तो हारते ही रहते हैं, लेकिन फिर कप्तान की तब्दीली, क्या ये मसले का हल है? देखिए, ये मसला मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी रहेगा पाकिस्तान में, इसलिए कि यहाँ पर ये सिस्टम को प्लेस नहीं कर सकते ये लोग। ये थोड़ी देर बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद सिलेक्टर चेंज हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद कप्तान चेंज हो जाता है, थोड़ी देर के बाद स्टेडियम की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। उनको पता है कि इंग्लैंड की यहाँ टीम आने वाली है और स्टेडियम की तोड़फोड़ शुरू कर दी। भाई इस सीरीज़ के बाद करते तो या बहुत पहले कर लेते। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको 3 साल से मिली हुई है। जब तसलसल कंसिस्टेंसी किसी भी सिस्टम पे नहीं हो या माइंड सेट में नहीं लोगों के नहीं हो और क्रिकेट से बिल्कुल बेबहरा किसी चीज़ की नॉलेज ना हो क्रिकेट के ऊपर और आप क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हो, तो फिर जो हालात मौजूदा है पाकिस्तान में क्रिकेट के, वो ऐसे ही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। इसलिए कि बहुत सारी आप खबरें पढ़ते रहते हैं मीडिया के अंदर भी, और इसमें हमारे मीडिया के लोगों का भी मैं समझता हूँ बहुत कसूर है कि वो अजीब अजीब कहानियाँ चलाते हैं कि ग्रुपबाजी है, तो आपस में लड़ाई है, तो कप्तानी पे झगड़ा है, तो फलां खिलाड़ी खिलाने पे झगड़ा है। ये सब चीज़ें ये कहाँ से निकल के आती हैं? ये खिलाड़ी खुद मीडिया को फीड करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब मीडिया में ये सब खबरें आ जाती हैं तो फिर ये तो फिर ये मीडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सही, यही खिलाड़ी, ये सब खिलाड़ियों के राज इन खिलाड़ियों के पास है। सही। और यही इस राज को फाश करते हैं, फिर मीडिया को ब्लेम करने लगते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो शायद आशमी साहब से मैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जरूर बात करनी है कि आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि शायद कोई बड़ी पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल बनने वाली। कमर साहब से भी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो हम जनाब बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कमर अहमद साहब मेरे स्टूडियो से मौजूद हैं, शायद आशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त टेलीफोन लाइन पे। शायद भाई, जैसे मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया और आपको पता ही इस बारे में कि इंडियन मीडिया बड़ी क्या सराहियाँ कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो मेरी इतला है, वन ऑफ द रूटीन टूर्स हैं, उससे पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये चौथा टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, या सिर्फ एक रूटीन का टूर है और उसके बाद फिर चीज़ें अपने ट्रैक पे होंगी? हमें तो यही बताया गया कि ये एक रूटीन का टूर है और आईसीसी इस तरह के टूर करता रहता है। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की देखेंगे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्तस किए गए उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। जब हमें 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, उस वक्त रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन अभी हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली 2 महीने बाद, दिसंबर 2022 में वो हटा दिए गए। उसके बाद फिर इसी तरह चलती रही सारी चीज़ें। ये एक बिल्कुल ऐसा सिलसिला चलता रहा कि इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी आई थी नजम सेठी की सरबराही में, फिर ज़का अशरफ भी इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी के थे। तो वो लोग ये सोचते होंगे कि हम ग्राउंड बनाने के शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो जब ग्राउंड बनाने के इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक है, शायद भी प्लीज़ हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा। कमर भाई, आप इंग्लैंड से भी आए, क्या इस वक्त बाहर की दुनिया सोचती है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन जो टीम है उनके हवाले से तो बरमला इस बात का जो है वो बार बार इंडियन मीडिया इज़हार कर रहा है कि उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इनको आईसीसी गो अहेड देता है, सिक्योरिटी, आई एम श्योर, जैसे नकवी साहब ने बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, वो डेडलाइन और बार बार विजिट भी कर रहे हैं स्टेडियम का, होना चाहिए वक्त पर, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। बाहर की दुनिया सर क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की, सिर्फ पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये मीडिया इतना दुनिया में स्ट्रांग है कि हर चीज़ सेकंड्स के अंदर दुनिया में फैल जाती है। शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को
कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, ना क्राउड के लिए ना गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहते रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है, पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आप बिल्कुल वही होगा। और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा। मैं अभी भारत भी तो एक्सपोज हो रहा है ना कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिस कर रहा है। मैं जो अभी जिस कल्चर से आया हुआ हूँ, जी सर, क्रिकेट के कल्चर और टेस्ट मैचेस से बरतानिया के, जी सर, वहाँ पर जितने भी मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स और फैंस और फॉलोअर्स मिले हैं, वो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है, ना इनके बारे में वो बात करना कि वो गवारा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी नताइज नहीं होंगे सर ऐसे, हमारी क्रिकेट जवाल पजीर है और हर लेवल पे जवाल पजीर है। आप चाहे दुनिया के आसमान से कोचेस क्रिकेट के लेके आ जाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को रन किया जा रहा है। ठीक है, शायद भाई श्रीलंका ने आज इंग्लैंड को हरा दिया और ठीक है, इंग्लैंड की टीम में बड़े बड़े नाम आहिस्ता सा कम होते जा रहे हैं। जेम एंडरसन भी नहीं रहे, ब्रॉड भी नहीं रहे, इसी तरह अब देखें तो बेन स्टोक्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका का इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, सर हमें कहीं से इंस्पिरेशन लेनी है तो श्रीलंका को ही देख लें जो इन्होंने 2 टेस्ट में हारने और 2 टेस्ट में भी कहीं ना कहीं पैचेस में वो लड़ते हुए दिखाई दिए। हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और श्रीलंका ने पहले 2 टेस्ट मैच में भी अच्छी खासी फाइट दी, वो दोनों टेस्ट हारे। यहाँ पर तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बाजी पलटी दूसरी इनिंग्स में। उनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मैं तो हैरान हूँ कि पाथुम निशान का, उनका इतना अच्छा प्लेयर है, 60 का एवरेज है उसका फर्स्ट क्लास में, वो पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं खेला? कैसे वो बाहर बैठ सकता है पहले टेस्ट मैच से? और वहीं से उन्होंने गलती की, वरना पाथुम निशान का जिस तरह उसने सेंचुरी बनाई है, डोमिनेटिंग सेंचुरी बनाई है। और ये न्यूक्लियस है श्रीलंका की उस टीम का जो मिकी आर्थर ने उनकी अच्छी खासी यंगस्टर्स को लेके आए थे और बनाई थी। तो हमारे लिए सबक है, अल्लाह करे हम कुछ सीखें, लेकिन हम सीख के नहीं दे रहे ना, हम दूसरे मुल्कों से भी नहीं सीखते, हम अपनी खुद की नाकामियों से नहीं सीखते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शायद आशमी साहब हमारे ज्वाइन किया हुआ था और अपने ख्यालात का इजहार करते। कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौजूद से बात। पुराना रिप्ले में खुशामदीद जनाब। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। कमरा भाई, अब ये एक नई चीज़ है कि चैंपियंस कप के नाम से एक नया टूर्नामेंट हो रहा है जो वनडे कप है, जिसके अंदर फिर 5 मेंटोर्स, जिसमें वकार यूनुस भी हैं, मिसबाउल हक भी हैं, इसी तरह शुएब मलिक और मिसबाउल हक और सरफराज अहमद अदा प्लेइंग मेंटोर मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बहुत कवर किया है सर, बड़ी तवील बहस है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, लेकिन सर इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से हमने वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी प्रोड्यूस किए हैं, वसीम वकार, जावेद मियादाद, बड़े बड़े नाम भी। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या पैचेस में हम प्रोड्यूस करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑस्ट्रेलिया लेवल की टीम नहीं है, क्या वजह? डोमेस्टिक को कैसे ठीक करें हम? पिछले 76 साल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को हर आने वाले चेयरमैन ने चेंज किया है, जिसकी वजह से कोई तसलसल कायम नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। जैसे देखें आप कि 19वीं सेंचुरी से काउंटी क्रिकेट हो रही है, एक सेटअप बना हुआ है और उनकी क्रिकेट बोर्ड उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। सही, एक सेटअप बना दिया, 18 काउंटी खेल रही हैं और दूसरे से खेल रही है, 5 महीने क्रिकेट होती है, ख़त्म। यहाँ पर जब भी कोई हुक्मरान आता है तो उसके नाम पर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, ये चमचागिरी शुरू हो जाती है। और आप उठा के देखें पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री, मैं तो 50s में खुद ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ हूँ सिंध और हैदराबाद की तरफ से, तो मैं तो मेरी नज़र इस पर बहुत कड़ी है। और आप देखें कि हफीज़ कारदार जो पाकिस्तान के पहले ऑफिशियल टेस्ट कैप्टन थे टेस्ट मैचेस में, उन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंशियल और इकनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और ज़बू हाली देखकर पाकिस्तान क्रिकेटर्स की उनको पैसे नहीं मिलते थे, मैं खेलता था 10 रुपये मिलते थे रोज़ प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेलने के। जी, आप समझिए, उन्होंने डिपार्टमेंटल की टीमें शुरू कर दी फॉर इकनॉमिक रीज़न, और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आए थे इमरान खान साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलराउंडर जो हमेशा बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, जी, लेकिन उनको अपनी शिकायत थी डिपार्टमेंट से और रीजन्स की तरफ गए, वो उन्हें टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क करवा दिया। और अब हर आदमी अपनी अपनी मंतिक लगाए हुए है और न टीम सेट हो पाती है, न रीजनल टीम बनती है, न प्रोविंशियल टीम बनती है, सिर्फ ड्रामेबाजी और बातें होती हैं। और अब इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया मेंटोर का। ओ भाई,
क्या ज़रूरत है इन लोगों को? आपको किसी को ऑब्लाइज करना है तो आप इनको नौकरी दे दें। पीसीबी के अंदर हर एक को नौकरी मिल रही है। ये क्या मेंटोर शेंटोर, ये कोई ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं है। ये कौन से मेंटोर है काउंटी क्रिकेट में या शेफील्ड शील्ड में ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में? कम से कम कुछ सबक तो सीखे, कभी उन लोगों से मशवरा तो करें जिन्होंने दुनिया की तमाम डोमेस्टिक गैरी कर्स्टन और जो जेसन गिलेस्पी हैं, क्या ये कुछ बोल नहीं रहे या इनकी कुछ सुन नहीं रहा है? क्या हो रहा है? ये क्यों बोलेंगे जब इनके जेब में डॉलर्स भरे जा रहे हैं? उनको तो अपने पैसे चाहिए, उनको खा पी का बाहर। शाहिद हाशमी साहब ने कहा कि जेसन गिलेस्पी चलें, वनडे कप आप करा रहे हैं, कराइए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी टेस्ट टीम को तो उससे अलग कर लें। अब जेसन गिलेस्पी साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ले गए हैं ट्रेनिंग कराने नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के खिलाफ, नॉर्दर्न टेरिटरी और वही बांग्लादेश के खिलाफ। जी, कोई सेंस बनता है इन सब चीज़ों का? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसे लोग नहीं है जो इन सब चीज़ों को समझ सके? बिल्कुल है। परफॉर्म किया, बात करता है कलामी, माफ के हुरैरा, मेहरान मुमताज, जिन लड़कों ने रन किए उनको फिर आप खिलाते भी नहीं। नहीं, वो देखिए पैसा आपने लगाया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल है, स्पिनर इब्रार अहमद की 35-36 विकेटें ले ली। जी हाँ, फिर ब्लॉक कर दिया आपने और उसको बाहर कर दिया। पानी पिलाने के लिए 12th मैन बना हुआ है, घूम रहा है पूरी दुनिया में, घूम रहा है, उसको खिला नहीं रहे। व्हाट इज गोइंग ऑन? सही। चलिए सर, अब सबक आई होप कि हम सीखने की कोशिश करें। अब जो कमिंग इंग्लैंड सीरीज आ रही, क्या इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए सर, छोटा मुंह बड़ी बात, कि हमें भी, मुझे एटलीस्ट ये पता है कि अभी भारत ने सर क्या किया, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया, कोई उन्होंने होशियारी नहीं करनी होती। वो अपने 6 बैट्समैन खिलाते हैं, एक ऑलराउंडर होता है, 2 उनके फास्ट बॉलर होते हैं और 4 बेहतरीन स्पिनर उनके पास मौजूद हैं, जडेजा ऑलराउंडर को मिलाकर, और वो इंडिया में इंडिया के लिहाज से खेलते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो हमने भी उनसे सीखनी है? देयर इज नो रॉकेट साइंस एज सच इन दिस। बिल्कुल, इट इज़ टोटल इग्नोरेंस अबाउट द गेम। और गेम का ना हिस्ट्री, तारीख पता है, ना आता पता है, ना इसका कल्चर पता है, ना इसका साइंस पता है, ना इसका आर्ट्स पता है। सर यकीन करें, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं और कमर भाई दोनों उस तरह की सहाफत नहीं करते कि हम मुसलसल तनकीद करें या तनकीद बराए तनकीद, लेकिन जब इतनी बुरी परफॉर्मेंस होगी तो टॉपिक ही नहीं बात करने के अलावा। सर अब आप बैठे थे इंग्लैंड में, जब आपने ये देखा होगा, आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे थे, कि एक डेड विकेट पे आप 4 फास्ट बॉलर खिला के स्पिनर ही ड्रॉप कर दें, और जब आप बेहतर पिच बनाएं, जहां बांग्लादेश ने 10 आपकी विकेटें ली तीसरी इनिंग में फास्ट बॉलर्स ने, आपने शाहीन नसीम दोनों को बिठा दिया। समझ नहीं आती बातें ये। बात यह है कि अगर ज़रा भी आपको थोड़ी सी क्रिकेट की सेंस है और यू नो द नुएंसेस ऑफ द गेम, तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे कितनी भी फ्लैट ट्रैक हो, कितनी भी बैटिंग विकेट हो, यू गॉट टू हैव ए स्पिन बॉलर। तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन तो चाहिए। ये हमारी जो कारकर्दगी है, और पता नहीं है किस तरह की कोचिंग और सिस्टम है। सर माजरत के साथ एक मुहावरा है, कवा चला हंस की चाल, कुछ वो तो नहीं करना चाह रहे कि हमको बहुत बेस बॉल बनना है, वो बेन स्टोक वाली, ब्रेंडन मैकलम वाली क्रिकेट। सर हम अपने मुल्क में पहले अपने आप को तो देख लें। देखिए बात वो तो नहीं करना चाह रहे। बात दरअसल कौवे की चाल भी बड़ी सही होती है, अगर आप देखें वो। हाँ, कव्वे से माजरत के साथ मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। कौवे की चाल भी सही होती है, हमारी चाल खत्म हो चुकी है। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा ना सर स्ट्रेंथ क्या है। चले सर, वो कहते हैं ना हर तारीकी के बाद एक उजाला है, इससे वस्ट कोई हो नहीं सकता कि बांग्लादेश भी हमें मार के चला जाए। अब खुदा ना खासा कीनिया को या अफगानिस्तान को स्टेटस तो मिला हुआ है, कीनिया को मिल जाए, अल्लाह ना करे वो मार दें, तो वो वस्ट हो सकता है। इससे वस्ट हो नहीं सकता, इससे आप बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सर हमें क्या करने की ज़रूरत है? बात दरअसल ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो रिजल्ट आप अभी देखा ना, डिसअपॉइंटिंग, जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ, जी, हो सकता है इससे बेहतरीन रिजल्ट हो इंग्लैंड के खिलाफ। इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट की जो इस वक्त सिचुएशन है, और खिलाड़ियों को जो माइंड सेट है और डिफीटिस्ट मेंटालिटी है, जहनीत है, सही कह रहे हैं सर आप। इससे मैं नहीं समझता हूँ कि ये दे विल राइज। सर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म, शाहीन के रिदम में नहीं है, नसीम शाह कुछ नहीं कर रहे, रिजवान ने किसी हद तक रन किया, सऊद शकील एक हद करते हैं, हो क्या गया इन्हीं प्लेयर्स को? 2 साल पहले तो ठीक थे सर। ये बात दरअसल ये है कि कोई भी दुनिया की टीम, कितनी भी बड़ी टीम हो, जब अपने होम ग्राउंड्स पे मार खाना शुरू हो जाए, फिर कोई यानी आने वाली टीमों से जो इस कंडीशन को नहीं जानते, इस क्लाइमेट को नहीं जानते, एक्लिमेटाइज नहीं है, और वो आकर आपको अपने ही बैकयार्ड या बैक गार्डन में आपको शिकस्त देकर चले जाएं, बिल्कुल सर, इसका मतलब ये है कि आपकी टीम, आपका सिस्टम बिल्कुल नाकारा है। ठीक है, सही बात की कमर भाई ने, चूँकि अगर आप अपने मुल्क में भी हारते हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही नाउमीदी की सूरत हाल है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील आ रहा है। मे बी कमर भाई हैव एवरी राइट टू लॉफ अबाउट ऑन माई क्लेम कि मे बी शायद हम
शायद हम इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, पता नहीं मुझे ऐसी कोई फील आ रही है। इससे बुरा हो नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना की बात करूँ। लॉ ऑफ एवरेजेस भी आप जानते हैं क्रिकेट में कुछ चीज़ है कि जब बहुत बुरा होता है तो एक अच्छा दिन आता है तो ये वो वाली बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ। लेकिन चलिए, हॉकी के अंदर जनाब अच्छी अपडेट तो हमने लास्ट वीक आपको बता दी थी। बड़ा स्पॉन्सर पाकिस्तान हॉकी टीम को मिल गया, विच इज़ गुड टू सी। लेकिन उसके बाद दोनों मैचेस पाकिस्तान ने बराबर खेले हैं इस वक्त एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर पाकिस्तान को अगला मैच जो है वो तीसरा मैच 11 सितंबर को 10:30 बजे जापान के खिलाफ खेलना है। फिर पाकिस्तान 14 सितंबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ भी खेलेगा। लेकिन आज जो मैच था जनाब कोरिया के खिलाफ, वो 2-2 गोल से बराबर हो गया। आखिर में हम कुछ बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा नाम रहा, लेकिन कैमरे के पीछे और कैमरे के साथ, यानी कि अतर वकार अजीम इंतकाल फरमा गए। और यकीन स्पोर्ट्स के हल्के इस पर बड़े जो है वो गमगीन हैं और उनकी इस पर दर्जात की बुलंदी के लिए हम भी दुआ करते हैं। कमर भाई, आपने बहुत तवील अरसा इनके साथ काम किया। 1960 से ये सफ़र शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान टेलीविज़न को मैं ज़रूर बोलूँगा कि उसने बतौर इदारा भी हमें सब कुछ दिखाया बचपन में, जो हमारा बचपन था, फिर आप लोगों ने। और इन जैसी शख्सियात की बड़ी मेहनत है। इन्होंने बड़े कम वसाइल में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस किए। अतर साहब को इसीलिए आज इसी वजह से लोग बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। देखिए, अतर वकार अजीम एक बहुत ही ज़बरदस्त हैसियत के हामिल थे। जी हाँ, ख़ासकर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जी और प्रोडक्शन के अंदर। करंट अफेयर स्पोर्ट्स में अख्तर वकार अजीम इनके बड़े भाई, जी जो कि इस्लामाबाद के जनरल मैनेजर पीटीवी के थे, बाद में वो हम टीवी के हो गए। उसके बाद अतर वकार अजीम कराची के जनरल मैनेजर थे वो, और करंट एंड स्पोर्ट्स उनकी स्पेशलिटी थी। जी। मैं समझता हूँ कि ये दोनों भाई थे, ख़ासकर अतर वकार अजीम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट के अंदर, और अख्तर को भी। और ये पॉइनियरिंग ब्रदर्स थे टेलीविज़न ट्रांसमिशन क्रिकेट और स्पोर्ट्स की और करंट अफेयर्स की पाकिस्तान में। सही। अगर आप देखें कि अर्ली 80s से जब CBFA शारजा में क्रिकेट शुरू हुई जी सर, बड़ा पॉपुलर। तो दे यूज्ड टू हायर पाकिस्तान टेलीविज़न कैमरामैन, कैमरा प्रोडक्शन, जिसमें अतर वकार अजीम और इनके बड़े भाई अख्तर वकार अजीम का बहुत बड़ा हाथ था। बड़े प्रोफेशनल टाइप के दोनों ये प्रोड्यूसर्स थे। सही। और बाद में ये इनकी चूँकि एफिशिएंट इतने थे, प्रोफेशनल इतने थे कि इनको तरक्की देकर और टॉप जो स्टेटस होता है किसी भी टेलीविज़न चैनल का, बिल्कुल ठीक, उसके डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख़ में अतर वकार अजीम को हमेशा लोग इसलिए याद रखेंगे कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज ए पॉइनियरिंग, उनका, उनके बड़े भाई अतर वकार अजीम का। बिल्कुल। आपने शारजा कप का जिक्र किया तो उस बहुत बड़ा सुनहरी दौर जब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स आहिस्ते से फ्लरिश कर रहा था। हॉकी ने पहले टेक ओवर किया, हॉकी बहुत बड़ा स्पोर्ट था, फिर उसके बाद क्रिकेट भी आता गया। और उस ज़माने में फिर हमने हॉकी के वर्ल्ड कप भी होस्ट किए, चैंपियंस ट्रॉफी भी, फिर 87 का वर्ल्ड कप इंडिया के साथ मिलकर, 96 अगेन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। आई थिंक ये अरूज था इन सब के दौर का। और जो हमने बड़ी जांफशानी और बड़े प्रोफेशनल अंदाज से, कभी कोई तनाज़ा नहीं सुनने में आया, कभी कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हुए। दे हैंडल वेरी प्रोफेशनली और पाकिस्तान के सुनहरी दौर को अच्छी तरह लोगों तक पहुँचाया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए उस ज़माने में ना ये सैटेलाइट टेलीविज़न वगैरह नहीं था, इतने सारे चैनल बहुत मुश्किल काम नहीं थे। तो ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न की जो पॉइंटिंग रोल था स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स का, उसके मैं समझता हूँ कि बैक पर अतर वकार अजीम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त था। सही, बिल्कुल ठीक। और सर ख़ास तौर पर जो हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म, जो कि किसी इदारे में बहुत ज़रूरी है, तो शख्सियात जैसे आपने बात की अतर साहब को, इसलिए आज मैं देख रहा था अब्दुल रशीद शकूर साहब, नजीब हमारे दोस्त हैं एयरवाई के, उन्होंने बात की कि किस तरह उनको PTV में शुरू में जो है वो आके उन्होंने सपोर्ट किया। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने चांस भी दिए और बहुत सारे लोगों को इन्होंने बनाया भी। पाकिस्तान में जितने भी कमेंटेटर्स गुजरे हैं क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के, उन सबको बिल्डअप करने में अतर वकार अजीम और इनके बड़ा भाई अख्तर वकार अजीम का बहुत बड़ा हाथ था। सही। और इन लोगों की वजह से इन लोगों का इतना बड़ा नाम था पाकिस्तान के जो क्रिकेट के खासकर जो कमेंटेटर्स थे पाकिस्तान में। सही। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉरगेटेबल इनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के टेलीविज़न और स्पोर्ट्स और ब्रॉडकास्टिंग में। वेरी सैड कि ही इज़ नो मोर विद अस। एंड 3 हफ्ते पहले लंदन में मैं इनसे मिला। इनका बेटा चूँकि एक ही
इनकी वाइफ आपको अगर याद हो जी जी, तो ये बहुत नाम वाली थी टेलीविज़न चैनल में, पीटीवी में, श्री वक़ार अजीम, जी जी जी, जिन्होंने वो बड़े बड़े ड्रामे प्रोड्यूस किया, अनकही जैसे, और अगर आपको याद हो सही, तो ही वाज अ ग्रेट नेम इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। सही। सर, जो आपकी इनके साथ मेमोरीज हैं, खासतौर पर कोई टूर की या कुछ शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा बड़ा मैच जो आपको याद आ रहा है, क्या वो 87 में जो जावेद मियादाद का छक्का, सेम प्रोडक्शन? बिल्कुल, अख्तर वक़ार अजीम वहाँ प्रोड्यूसर थे और अख्तर वक़ार अजीम दोनों भाई। सही। जावेद मियादाद के लास्ट बॉल छक्के पर भारत के खिलाफ तारीखी फतह में। इसके अलावा मैं अर्ली 70s से, मैं जब BBC की तरफ से पाकिस्तान आता था कवरेज करने, जी जी जी, तो मेरी इनकी मुलाकात अर्ली 70s से इन भाइयों से थी और अख्तर वगैरह से। सही। एंड दे वर वेरी यंग देन एंड आई वाज टू। तो वो बड़ी, जब भी ये विलायत आते थे तो मेरे पास ही रहते थे। अख्तर वक़ार अज़ीम फ्रॉम अर्ली 70s आई न्यू हिम फॉर, हमारी इनसे रफ़ाकत तकरीबन 55 साल की थी। सही। चलें, हम इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, साथ साथ ताज़ियत इनकी फैमिली और दोस्त जैसे आप हैं और बहुत सारे इनके जाने वाले की बात है। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और मकसद भी हमारा मीडिया का ये होना चाहिए कि आजकल शख्सियात जब गुजर जाती हैं तो एक तस्वीर हमें अपने कुछ सीनियर फेलोज़ की दिखाई देती है जब वो इजहार ताज़ियत करते हैं, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी यंग जनरेशन को अपने इन अनसंग हीरोज़ का पता हो, जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजारी और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आज हम जाते हैं जब यूट्यूब पर या हम जाते हैं PTV के आर्काइव पर या बहुत सारे खेलों के, PTV की बड़ी अच्छी ऐप भी बनी हुई है, वहाँ मैं बहुत सारे पुराने खेलों के मुकाबले देखता हूँ, तो यकीनी तौर पर इन शख्सियात का उसमें बड़ा किरदार रहा है। तो आप सबका जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कमर भाई, थैंक यू सो मच, ग्लैड टू हैव यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, और इंशाल्लाह आपको दोबारा मदद करते रहेंगे। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान स्पोर्ट बेहतरी की तरफ जाए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाउमीदी जैसे कमर साहब ने बता दिया कि इंग्लैंड तक फैल गई है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस अब पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ बात ज़्यादा कर ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ा आई थिंक सेटबैक है, लेकिन एक अच्छी जीत, एक अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा से हमारा वो स्पार्क ला सकती है, जो कि क्रिकेट हम कहते हैं ना हमारे खून में रची बसी है, तो उसको शायद निकालना इतना आसान नहीं है। पुराना रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।